वेलकम टू वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ऑनलाइन क्लास में 12th क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इसका टॉपिक चैप्टर नंबर 12 और उसका टॉपिक है मधुमक्खी पालन और कृषि में उसका महत्व। तो उससे पहले हम मधुमक्खी के बारे में एक वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसका मधुमक्खी जंतुओं में जैसे पौधों पर जितने भी सजीव हैं उन सब का वर्गीकरण किया गया है। मोटे तौर पर दो जगत बनाए गए हैं, पादप जगत और जंतु जगत। उस जंतु जगत में मधुमक्खी को जो हमने देखा, जंतु जगत में दो उप जगत बांटे गए हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो ये नॉन कॉर्डेटा का जो है उसमें रखा गया है इसको, मधुमक्खी को। और नॉन कॉर्डेटा के अंदर भी जो संघ आता है वो है आर्थ्रोपोडा। तो संघ वर्गीकरण की बात करें मधुमक्खी के, तो जगत में जो आ जाता है जंतु जगत, उसके बाद में आता है ये नॉन कॉर्डेटा की प्राणी है, और उसके बाद संघ का आता है इसका ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा के अंदर वर्ग जो है इसका है वो इंसेक्टा। वर्ग की बात करें तो इंसेक्टा वर्ग की है। अब बात यहाँ आती है कि जो ऑर्थ्रोपोडा संघ है उसकी विशेषता ये है कि इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। संधि युक्त उपांग, इससे मतलब हो गया कि जैसे कि मुखांग पाए जाते हैं, श्रृंगिकाएँ पाई जाती है, और इसमें जो पैर है, जो उसमें जो टांगे पाई जाती है, जो पैर पाए जाते हैं, उनमें संधियाँ पाई जाती है। तो ये संधि युक्त उपांग इस संघ की विशेषता है ऑर्थ्रोपोडा संघ की। फिर इसमें वर्ग आ गया इंसेक्टा। अब मधुमक्खियाँ जो है भारत में इसकी जो 5 प्रजातियाँ पाई जाती है, वो 5 प्रजातियाँ जो वैज्ञानिक नाम है, वर्गीकरण में आगे हम पढ़े इसका, तो वैज्ञानिक नाम आता है। वैज्ञानिक नाम में 2 पद हमने पढ़े, जैसे पहला जो पद है वो बताता है जाति वंश को, और दूसरा पद बताता है इसकी जाति को। तो भारत में मधुमक्खियों की 5 जो प्रमुख प्रजातियां हैं उसमें एपिस, ये तो हो गया इनका वंश, तो याद करने में भी सरलता है कि सभी का वंश समान है। एपिस जाति है, जो 5 प्रकार की अलग अलग जातियां हैं, उसमें पहली इंडिका, दूसरी डोरसेटा, तीसरी मेलापोना, चौथी मेलिफेरा और 5वीं फ्लोरिया। और इनको साधारण रूप से इसको इंडिका को कहा जाता है भंवर मधुमक्खी, डोरसेटा को सारंग, मेलापोना को डंपर, मेलिफेरा को यूरोपियन और फ्लोरिया को कहते हैं छोटी मधुमक्खी। इन मधुमक्खियों में से जो सर्वाधिक शहद उत्पादन के लिए पाली जाती है, मधुमक्खी पालन के लिए जो काम में ली जाती है, वो है भारतीय मधुमक्खी एपिस इंडिका, और दूसरी है एपिस मेलिफेरा जो यूरोपियन मधुमक्खी है। जो सारंग मधुमक्खी है वो है देशांतर स्वभाव की, इसलिए इसका पालन संभव नहीं हुआ अभी तक। और ये जो मेलापोना है और फ्लोरिया है, ये छोटी है, शहद भी कम मात्रा में बनाती है, तो इतना आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिए इनका भी कम पालन करते हैं। तो सर्वाधिक पालन किया जाता है एपिस इंडिका का और एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी, इन 2 मधुमक्खियों का सर्वाधिक पालन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मधुमक्खी जो है आर्थ्रोपोडा संघ की है। तो आर्थ्रोपोडा संघ जो है एक जो जंतु जगत है, जीव जगत है, उसमें सबसे बड़ा संघ है। 80% जो कीट जितने भी है, और वो भी कुल जीवों में भी ज़्यादा सर्वाधिक कीट है, वो भी 80%, सभी जीवों में 80% कीट है, और उनमें इसलिए ये सबसे बड़ा संघ है। और इस संघ की विशेषता है कि इस संघ के जो कीट है उनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, सिर, वक्ष और उदर। जो कीट है इस संघ के, आर्थ्रोपोडा संघ के जो कीट है उनको 3 भागों में बांटा गया है। इसके शरीर को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे सिर, वक्ष भाग और उदर भाग। तो टोटल मिला के इनका शरीर लगभग, सभी जो इसकी कीट है उनका शरीर 20 खंडों से मिलकर बना होता है। उसमें से सिर भाग में 6 खंड होते हैं, वक्ष भाग में 3 खंड होते हैं, और बाकी जो उदर भाग है उसमें 11 खंड पाए जाते हैं। खंडों में बटा हुआ रहता शरीर, तो इस तरह टोटल 20 खंड हो गए। सिर भाग में हो गए 6 खंड, वक्ष भाग में हो गए 3 खंड, और उदर भाग में हो गए 11 खंड। सिर भाग में श्रृंगिकाएँ और संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, और वक्ष भाग है उसमें पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख है, और पैर पाए जाते हैं 3 जोड़ी। और उदर भाग है उस जो शरीर का वक्ष के अलावा बचे हुए खंड जो है वो उदर भाग कहलाएंगे। उसी में जननांग और उत्सर्जन छिद्र वगैरह उपस्थित रहते हैं, और श्वसन छिद्र भी पाए जाते हैं इन्हीं भागों में।
कीट जो वर्ग है, उन कीटों में क्या होता है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले प्रकार का होता है। रक्त परिसंचरण के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है बंद और एक खुला। इसका क्या मतलब होता है? बंद परिसंचरण कहते हैं कि जब रक्त नलियों में बहता है, जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में, धमनियों में, शिराओं में बहता है, तो नलियों में बह रहा है इसलिए उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। और जब रक्त जो है नलियों में नहीं बह करके कोशिका ऊतकों के बीच में जो अवकाश है उसमें बहता है, तो उसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो कीट वर्ग जो है उसमें सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है लगभग। अब हम ये जो चैप्टर है कि यूनिट के रूप में है, यानी इसमें जो एग्रीकल्चर 12th बायो की बुक है उसमें 8वीं यूनिट है, उसमें जैसे केंचुआ सम्मिलित है, इसमें टिड्डा सम्मिलित है, और उसके अलावा पिस्सू, एस्केरिस और यकृत कृमि और जोंक और उसके अलावा मधुमक्खी, ये सभी कीट सम्मिलित रूप से इनकी एक यूनिट बनाई हुई है। यानी इसमें चैप्टर सम्मिलित हो गए 10, 11, 12 और 13, ये 4 चैप्टर सम्मिलित है। और इनका सम्मिलित रूप से एक क्वेश्चन इसमें एक तो बनता है, 2 तो क्वेश्चन बनते हैं अति लघुतरात्मक, एक क्वेश्चन बनता है लघुतरात्मक और एक निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है। तो टोटल ये 8 नंबर की यूनिट है इन सभी कीटों को मिला करके, सभी प्राणियों को मिला करके, जिसमें केंचुआ, टिड्डा और यकृत कृमि, एस्केरिस, पिस्सू, जोंक और मधुमक्खी सभी सम्मिलित है। तो उसी में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, मधुमक्खी का कृषि में महत्व और उसका मधुमक्खी पालन। तो हम बात करें अब आगे इसमें मधुमक्खी के विषय में। तो मधुमक्खी जो है, हमने देखा है कि छत्ते में खूब सारी मधुमक्खियाँ एक साथ झुंड में रहती है, यानी वो एक सामाजिक प्रकृति की प्राणी होगी। मधुमक्खियों की विशेषता है कि वो सामाजिक प्राणी है, यानी एक छत्ते में लगभग 20,000 से 50,000 तक मधुमक्खियाँ पाई जाती है, झुंड में पाई जाती है। दूसरी विशेषता है कि इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कार्य के आधार पर ये विभाजित रहती है और वो अलग अलग प्रजातियाँ उसी के अनुसार अपना अपना कार्य करती है। तो ये एक विशेषता हो गई मधुमक्खियों की। एक तो हो गई सामाजिक प्राणी, यानी समूह में रहती है, समाज के रूप में, झुंड में। और दूसरी विशेषता हो गई कि इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन के आधार पर एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। एक तो होती है रानी, एक होती है नर और तीसरी होती है श्रमिक। जो रानी मधुमक्खी होती है वो छत्ते में सबसे बड़ी होती है आकार में। आकार में भी इनमें डिफरेंस होता है कि इस रानी मधुमक्खी सबसे बड़ी है, नर मधुमक्खी उससे थोड़ी छोटी होती है और श्रमिक सबसे छोटी होती है मधुमक्खियों में। तो रानी मधुमक्खी की बात करते हैं तो छत्ते में सबसे बड़ी हो गई, और एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। और उसके बाद रानी मधुमक्खियों का जो कार्य है वो केवल जनन करना है। ये जीवन काल में एक बार मैथुनिक उड़ान भरती है, उसमें ये काफ़ी ऊंचाई तक जाती है, तो काफ़ी नर इसके पीछे जाते हैं। तो कुछ नर तो बीच में ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते ज़्यादा दूरी तक, और कुछ नर जो है आपस में लड़ झगड़ के, और ऐसे कुछ एक दो नर ये जो है वो उस तक पहुंच पाते हैं और संगम की क्रिया करते हैं। और उस समय ये अपने जो नर के शुक्राणु हैं उनको शुक्रधानी में एकत्र कर लेती है और वापस छत्ते में आ जाती है। तो रानी मधुमक्खी का इतना ही कार्य है कि निषेचन करके अंडे उत्पन्न करना होता है। अब ये जब अंडे उत्पन्न करती है तो उन अंडों में क्या होता है कि ये अपनी इच्छा अनुसार अगर निषेचित अंडे देती है तो वो निषेचित अंडों से रानी या श्रमिक बनेगी, और ये अनिषेचित अंडे देती है तो अनिषेचित अंडों से नर बनते हैं। और निषेचित अंडों से रानी या नर का निर्धारण भी होता है कि श्रमिक जब इनको भोजन कराते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की रॉयल जेली दी जाती है। जिसको ये रॉयल जेली उपलब्ध होती है वो तो बन जाते हैं रानी मक्खियाँ, और जिनको ये उपलब्ध नहीं हो पाती है वो छोटे ही रह जाते हैं, उनके जनन तंत्र विकसित नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो श्रमिक बन जाते हैं। तो ये थी रानी मक्खी की विशेषताएँ। और आयु काल जो है रानी मक्खी 2 से 5 वर्ष तक का होता है। फिर आप बात करते हैं हम नर मक्खी की। तो नर मक्खी क्या है कि रानी मक्खी से छोटी होती है लेकिन श्रमिक से कुछ बड़ी होती है। नर मक्खी जो है उसका भी कार्य केवल मैथुन क्रिया करना है, रानी मक्खी के साथ जनन की क्रिया करता है और कोई कार्य नहीं करती है भी। और एक छत्ते में लगभग 20 से 200 तक नर मधुमक्खियाँ पाई जाती है। अब ये जो नर मधुमक्खियाँ हैं इनमें क्या है कि श्रमिक जो है जब जैसे बाहरी वातावरण में भोजन की कमी हो रही है तो ये क्या करते हैं, नर मधुमक्खियों को छत्ते से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये पोषण उपलब्ध कराने का काम श्रमिक ही करते हैं। ये तो नर और रानी मक्खियाँ तो केवल छत्ते में अपने श्रमिकों से ही भोजन प्राप्त करती है। तो श्रमिक की जब आवश्यकता होती है कि भोजन की कमी हो जाती है बाहरी वातावरण में, तो उस समय ये
नर और मक्खी को। और जब रानी वृद्ध हो जाती है, रानी क्योंकि 1 वर्ष अंडे देती है, 1 वर्ष के बाद ही धीरे धीरे वृद्ध होने लगती है, तो उस समय ये रानी मक्खी को भी छत्ते से बाहर निकाल देते हैं और नई रानी बनती है। और नई रानी में भी क्या होता है कि जब रॉयल जेली प्राप्त होने के बाद जो नई रानी मक्खियाँ बनेगी, उनमें भी क्या होगा, जो सबसे पहले रानी मधुमक्खी बन जाएगी, वो रानी मधुमक्खी क्या करेगी, बाकी जो रानी मधुमक्खियाँ हैं उनको लड़के नष्ट कर देगी। तो एक छत्ते में इस तरह से एक ही रानी मधुमक्खी रह पाती है। तीसरी बात आती है श्रमिक मधुमक्खियों की। रानी मधुमक्खी तो एक ही होती है, नर होते 20 से 200, एक छत्ते में तो 20,000 से 50,000 तक मधुमक्खियाँ होती है। तो बाकी बची हुई संख्या जो अधिक है वो श्रमिक मधुमक्खियों की होती है, जो आकार में सबसे छोटी होती है। अब रानी मधुमक्खी में जो मोम ग्रंथियाँ हैं, नर मधुमक्खी में भी नहीं पाई जाती दोनों में, लेकिन इनमें मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है मोम एकत्र करने के लिए। और इनमें डंक है, मुखांग है, वो इनसे ज़्यादा विकसित होते हैं नर और रानी की तुलना में। इनके मुखांग डंक है वो ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि ये इनका कार्य होता है, एक तो ये छत्ते में जो शिशु है उनका पालन पोषण भी करती है, उनको भोजन भी उपलब्ध कराती है, छत्ते का निर्माण करती है, छत्ते की मरम्मत भी करती है, और छत्ते की सुरक्षा का, जो शत्रुओं से शिशुओं की रक्षा का भी ये कार्य करती है। तो ये कार्य होता है श्रमिक मधुमक्खियों का। अब कार्य के आधार पर श्रमिक मधुमक्खियाँ भी 2 भागों में बढ़ जाती है, इनमें 2 दल बन जाते हैं। एक दल तो क्या करता है, भोजन को ढूंढने का काम करता है, भोजन ढूंढेगा, उसका पता लगाएगा। और दूसरा दल क्या करता है, जो भोजन का पता लग जाता है तो उसके बाद उसको लेके आने का काम करता है। पहला दल जो भोजन का पता लगाता है, वो सूचना देता है कि भोजन कहाँ मिला है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि जिस स्थान पर उनको भोजन मिला है वहाँ से उनमें से एक श्रमिक मधुमक्खी क्या करेगी, वो अपने पीठ पर या अपनी सतह पर, शरीर की सतह पर, मुख पर भोजन को चिपका लेगी और वो छत्ते की ओर गति करेगी। और उस समय जब ये गति कर रही होती है तो वेगल नृत्य करती है, विशेष प्रकार का। वेगल नृत्य में क्या होता है कि अपने शरीर को दाएं बाएं हिलाएगी और दाएं बाएं हिलाते हुए गोल गोल घूमते हुए छत्ते की ओर जाएगी और उसी दिशा की ओर से गति भी करती जाएगी। तो जो छत्ते में दूसरा जो दल है उसको संकेत मिल जाता है कि भोजन उस स्थान पर है, तो वहाँ पर ये दूसरा दल पहुँच करके और भोजन इकट्ठा करके लेकर आता है। और वो दूसरा दल क्या करता है, उस शहद को जब कोष्ठों में भर देता है तो भरने के बाद अपने पंखों को तेज़ी से फड़फड़ाता है, जिससे कि वो शहद जो है सूख करके गाढ़ा पड़ जाता है, उसमें से पानी उड़ जाता है। तो इस तरह ये श्रमिकों का कार्य हो गया। अब बात करते हैं कि मधुमक्खियों का जो पालन कर रहे हैं, पुरानी जो विधि है, पुराने तरीकों में क्या होता था कि जो वृक्षों पर अपने आप ही मधुमक्खियों के जो छत्ते बन रहे हैं, उनसे शहद प्राप्त करने के लिए क्या करते थे कि नीचे धुआं करते थे। व्यक्ति पहले वो अपने को कंबल से ढक लेता है, फिर वो धुआं करता है, तो मधुमक्खियाँ उसमें से उड़ती है और पूरा का पूरा छत्ता ही तोड़ लिया जाता है। तो उससे नुकसान ये होता है कि उसमें साथ में छत्ते में उपस्थित अंडे है, शिशु है, लार्वा है, वो सारे के सारे उसमें मिश्रित हो जाते हैं, तो अशुद्धियाँ बहुत रहती है। इसलिए आधुनिक विधि अपनाई जाती है मधुमक्खी पालन के लिए। तो आधुनिक विधि में कृत्रिम रूप से बना हुआ मधुमक्खी का छत्ता काम में लिया जाता है, और वो कृत्रिम रूप से बना हुआ जो छत्ता होता है उसमें एक लकड़ी का बॉक्स होता है। उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर, जैसे लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी के बॉक्स में क्या होगा, नीचे का जो 3/4 भाग है और ऊपर का 1/4 खंड, ये 2 अलग अलग खंड रहते हैं इसमें। और ऊपर का जो 1/4 खंड है उसको शहद खंड कहा जाता है, ये शहद खंड कहलाता है। नीचे का जो 3/4 भाग है इसको शिशु खंड कहा जाता है। ऊपर का ये जो दोनों ही खंड है, इनमें क्या होता है कि धातु की प्लेटें, जैसे लोहे या प्लास्टिक की बनी हुई प्लेटें होती है, और उन प्लेटों पर जैसे कि छत्ते में होता है, अभी गौर से अब उन छत्ते को देखें, मधुमक्खी के छत्ते को, तो उसमें इस तरह के षटकोणीय प्रकोष्ठ बने हुए रहते हैं, इस तरह के। तो इसके अंदर भी जो जालियाँ लगाई जाती है बॉक्स के अंदर, उन जालियों में भी इस तरह के षटकोणीय प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं और वो जालियाँ इनमें लगाई जाती है। लेकिन उन जालियों में जो छिद्र होता है, उस छिद्र का माप इतना होता है कि उसमें से केवल श्रमिक मधुमक्खी आर पार आ जा सकती है। क्योंकि अगर ये जैसे ये शहद खंड है, इसमें जो जाली होगी उस जाली का आकार इतना ही होगा कि उसमें से केवल श्रमिक मधुमक्खी आ जा सकती है। अगर ये रानी मक्खी अगर इसमें चली गई तो वो क्या करेगी, उसमें अंडे दे देगी शहद कोष्ठ में, तो वो शहद खराब हो जाएगा। इसलिए ये जो जाली बनाई जाती है उसके छेद को इतना ही रखा जाता है कि केवल श्रमिक मधुमक्खी उसमें से आ जा सकती है, बाकी मधुमक्खी इसमें से नहीं आ सकती है।
और जो शिशु खंड है उसमें भी नीचे की तरफ एक छेद बनता है इस बॉक्स के अंदर, उस छेद में भी जाली लगी हुई रहती है और उस जाली के भी जो छेद होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि उसमें से केवल श्रमिक मधुमक्खी आ जा सकती है, उसमें से भी रानी मक्खी नहीं निकल सकती। क्योंकि अगर छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है और वो अगर छेद बड़े हो गए और उसमें से वो रानी मक्खी निकल के चली गई तो छत्ते में नए शिशुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए जो छत्ते के नीचे जो छेद है उसमें भी इतना ही जाली का छेद रखा जाता है कि श्रमिक मधुमक्खी जो है उसमें से निकल सके। उसके बाद जो शिशु खंड है उसमें रानी मक्खी और नर मक्खियों को कुछ एकत्र करके डाल दिया जाता है ताकि उसमें शिशुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो ये था एक कृत्रिम छत्ता, लकड़ी का बॉक्स, उसमें समांतर क्रम में जालियाँ लगी रहती है। ऊपर का जो खंड है वो 1/4 खंड शहद खंड कहलाता है, नीचे का जो 3/4 खंड है वो शिशु खंड कहलाता है। और शिशु खंड से शहद खंड में रानी मक्खी नहीं जा सकती है, इनकी जाली इतनी छोटी रखी जाती है कि तो केवल ऊपरी भाग में शहद ही बनता है। और जब शहद प्राप्त करना होता है तो ऊपरी खंड की इस प्लेटों को ही निकाल लिया जाता है, तो पूरे के पूरे छत्ते को नहीं छेड़ना पड़ता, क्योंकि शहद हमेशा ऊपरी खंड में ही रहता है छत्ते के, तो ऊपरी खंड में हमें शहद प्राप्त हो जाता है। इससे लगातार बार बार शहद भी प्राप्त होगा, शुद्ध भी होगा, इसमें ना तो अंडे होंगे ना लार्वा, किसी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं आएगी ऐसी। अब जो कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन करते हैं उसमें एक तो जो उपकरण हमें जो चाहिए, उसमें पहला उपकरण तो ये हो गया कृत्रिम छत्ता, एक कृत्रिम छत्ता बनाया था लकड़ी के बॉक्स का। इसके अलावा हमें मुख को ढकने के लिए, सिर को ढकने के लिए एक जाली नुमा उपकरण भी पहनना पड़ता है, ताकि जब छत्ते से हम इसको प्लेटों को निकालेंगे तो ऐसा तो है नहीं उन पर मधुमक्खियाँ नहीं रहेगी, तो डंक न मारे उससे बचाव के लिए मुंह को ढका जाता है, गर्दन तक वो जाली पहनी जाती है विशेष हेलमेट की तरह, और मच्छरदानी की तरह वो इतनी बारीक होती है। और हाथों में दस्ताने पहने जाते हैं ताकि हाथों में भी नहीं लग सके डंक। इसके अलावा एक धातु की प्लेट होती है ताकि उस पेंदे को साफ़ किया जा सके, जो शिशु खंड है उसके पेंदे को साफ़ करें, उस पर कोई अशुद्धियाँ, कचरा, शहद का कुछ मात्रा गिरी हुई हो तो उसको साफ़ कर सके। और इसके अलावा चाकू, जिससे हम जो इन कोष्ठों में, क्योंकि मधुमक्खियाँ जब शहद इकट्ठा करती है तो पहले इनके जो कोष्ठ होते हैं उनके चारों ओर मोम की परत होती है, उस मोम के में वो पैक रहता है, तो चाकू को गर्म करके हम उस मोम को पिघलाते हैं तो हमें शहद प्राप्त होगा फिर अंदर से। और इसको शहद को इकट्ठा करने के लिए अपकेंद्रीकरण किया जाता है, इसको इन प्लेटों को एक विशेष उपकरण एक टंकी में रखा जाता है, उनको घुमाया जाता है, तो अपकेंद्रीकरण से क्या होता है कि वो इन प्लेटों से शहद हट जाता है और वो शहद उस टंकी में एकत्र हो जाता है। तो ये उपकरण कृत्रिम रूप से चाहिए होते हैं। और इसके अलावा जब कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उसके लिए हमें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रशिक्षण सीधा मधुमक्खी पालन कर सके, वो भी नहीं होता है, तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण लिया जाता है। जैसे अपने राजस्थान में जयपुर में राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग विद्यालय है जहाँ पर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह कोटा में भी है कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर भी मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण होता है। इसी प्रकार यूपी में भी है, जैसे यूपी में जो ज्योलिकोट है उसमें भी एक प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सरकारी है, इसके अलावा प्राइवेट भी और प्रशिक्षण केंद्र है, तो पहले प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। और इसके अलावा ये तो हो गई मधुमक्खी प्रशिक्षण की बात मधुमक्खी को पालन के लिए। और तो इस प्रकार हमने मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ा कि मधुमक्खी का पालन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता। अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए। जैसे हम कृत्रिम छत्ते में मधुमक्खी का पालन तो कर रहे हैं, मधुमक्खी को पकड़ेंगे कैसे? तो या तो हम जो इनके प्रशिक्षण केंद्र हैं वहीं से जहाँ से छत्ता उपलब्ध हो रहा है हमें, या प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पर हम सीख रहे हैं, जहाँ पालन किया जा रहा है, वहीं से कुछ मधुमक्खियों को एकत्र करके इसमें डाला जाए। नहीं तो फिर क्या करते हैं कि मधुमक्खियों की जो प्रजनन ऋतु होती है उस समय क्या कर सकते हैं हम कि जो कोई पेड़ है उस पर हम एक टोपी में शहद लगा करके भीतर की तरफ और उसको उस पेड़ पर लटका सकते हैं। तो क्या होगा, शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियाँ उसमें आएगी, तब उन मधुमक्खियों को इकट्ठा करके और छत्ते में छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से उस छत्ते में मधुमक्खियों को एकत्रित करके पाला जा सकता है। और जो मधुमक्खियाँ हम पालन करते हैं तो जैसे कि वसंत ऋतु में फूल ज़्यादा लगते हैं या फसलों में जब फूल लगते हैं उस समय तो उनको खूब भोजन प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब भोजन उपलब्धता कम हो जाती है, जैसे हर समय तो उपलब्धता बराबर रहती नहीं है भोजन की, तो भोजन की उपलब्धता कम हो जाए तो उस समय इनको कृत्रिम रूप से भोजन भी देना पड़ेगा। अब वो कृत्रिम रूप से भोजन कैसे दिया जाता है, तो उसमें शक्कर का 2 भाग शक्कर और 1 भाग पानी मिला करके घोल बनाया जाता है और उस घोल को फिर छत्ते में रख दिया जाता है। तो इसलिए इनको कृत्रिम रूप से भोजन भी देना पड़ता है आवश्यकता पड़ने पर। तो ये थी पूरी मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया।
प्रक्रिया के बाद मधुमक्खियों का जो है कृषि में क्या महत्व है, ये मधुमक्खियाँ जो है किसान के लिए कैसे मित्र के रूप में काम आ सकती है। क्योंकि ज़्यादातर किसान लोग क्या करते हैं, खेती तो करते हैं, साथ में या तो पशुपालन करते हैं। पशुपालन में कुछ जैसे गाय भैंसों का पालन करते हैं, कुछ भेड़ बकरियों को पालते हैं। इसी प्रकार कुछ किसान लोग मधुमक्खी पालन भी करते हैं। तो कृषि के साथ अपना आर्थिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो कृषि में इनका क्या क्या महत्व है वो हम समझते हैं। मधुमक्खियों से एक तो हमें शहद और मोम तो प्राप्त होता ही है इनके छत्ते से, जैसे शहद भी प्राप्त होगा, छत्ते में मोम भी लगा हुआ रहता है तो मोम भी प्राप्त होगा। इसके अलावा क्या लाभ होगा कि मधुमक्खियाँ जो है परागण की क्रिया करती है। तो परागण क्या होता है, पहले तो हमें ये समझे परागण क्या होता है। परागण की क्रिया करती है मधुमक्खियाँ। तो परागण होता है कि जैसे किसी एक पुष्प के परागकण उन परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचाने की प्रक्रिया, या परागण की प्रक्रिया होती है। परागण से तात्पर्य हो गया कि एक पुष्प के परागकण उन परागकणों को दूसरे पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो परागण कहलाती है। अब ये भी दो प्रकार का होता है वैसे, आगे स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तब तो वो स्वपरागण हो जाता है, वो हो जाएगा स्वपरागण। और जब उसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे कहते हैं हम परपरागण। तो मधुमक्खियाँ इस परागण में सहायता करती है। वह कैसे सहायता करती है कि जब एक फूल पर रस चूसने के लिए बैठती है तो इनके जो पिछले पैर हैं उनमें कुछ सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, उनमें परागकण फंस जाते हैं। और वो जब दूसरे पुष्प पर फूलों का रस चूसने के लिए बैठेगी तो वो परागकण जो इसके रोम में चिपक गए थे वो उस दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये परागण में सहायता करती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि इससे संकरण भी हो जाता है। जैसे मान लो कि एक ही किस्म है, एक ही जो पौधे की प्रजाति है एक ही किस्म का पौधा है, उसकी अलग अलग प्रजातियां वहाँ हैं, या एक ही जाति की अलग अलग किस्मों के पौधे वहाँ पर उगे हुए हैं। तो क्या होगा कि अगर मधुमक्खी एक किस्म के फूलों का रस चूसती है और दूसरी किस्म के पौधों पर जाएगी तो वो परागकण उस दूसरी किस्म वाले उस पर पहुँचेंगे। तो उससे क्या होगा कि संकरण की प्रक्रिया भी हो जाएगी। क्योंकि संकरण होता क्या है, संकरण में क्या होगा कि एक ही प्रजाति की दो अलग अलग किस्मों के पौधों के मध्य जनन करवाया जाता है। तो वो बात यहाँ पर प्राकृतिक रूप से अपने आप ही हो जाती है। वो हमें कृत्रिम रूप से करना पड़ता है संकरण उन्नत किस्म बनाने के लिए, कि एक ही प्रजाति के अलग अलग किस्मों में आपस में जनन करवाया जाता है। उसके परागकणों को उसकी वर्तिकाग्र पर गिराकर बीज प्राप्त करते हैं, फिर उससे जो पौधा प्राप्त होता है उसमें दोनों के ही गुण आ जाते हैं। तो मधुमक्खियाँ उस क्रिया को प्राकृतिक रूप से ही कर देती है। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से संकरण भी हो जाता है उन पौधों का। तो इस तरह कृषि में इनका महत्व है। और एक विशेष बात ये भी है कि जो कीट द्वारा परागण होता है, परागण की भी अलग अलग विधियां होती है। परागण वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा भी होता है, जंतुओं द्वारा भी होता है, कीटों द्वारा भी होता है। सर्वाधिक कीटों द्वारा होता है और कीटों में भी सर्वाधिक 80% परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है। तो ये एक विशेष बात आ गई यहाँ पर कि मधुमक्खियों द्वारा सर्वाधिक परागण की प्रक्रिया होती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसमें मधुमक्खी पालन और उसका कृषि में क्या क्या महत्व था ये हमने पढ़ा था, जो कि एक यूनिट के साथ है। और एक यूनिट के साथ ये चैप्टर बनता है 8 नंबर का, पूरी यूनिट बनती है 8 नंबर की।